हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो आ जाइए, जल्दी जल्दी से आ जाइए और शुरू करते हैं क्लास को। जो पहले लिंक भेजा था वो काम नहीं कर रहा है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से, तो न्यू स्ट्रीम हमने अप्लाई किया है। हेलो देव, कैसे हैं आप सभी? तो जल्दी से आ जाइए सभी, जल्दी से आ जाइए। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। आई एम ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अच्छे से? तो जल्दी से आ जाइए सभी। आ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जी हाँ, आज का सेशन हमारा जो है इंट्रोडक्टरी सेशन है। इंट्रोडक्टरी सेशन मीन्स आज हम आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में कुछ बेसिक बातें बताने वाले हैं। जी हाँ, कुछ हम बेसिक जो बातें हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वो सारी बातें आज डिस्कस होंगी आप लोगों के साथ। कि सोम में है क्या? यस, ओके, थैंक यू। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। देखिए, स्ट्रेंथ जैसा कि नाम खुद ही बोल रहा है, नेम इटसेल्फ इज सेइंग। ठीक है, तो शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ हम जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मींस पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो सोम हम पढ़ने वाले हैं ये आपके गेट, ईएससी, एसएससी, जेई या फिर कोई भी जेई एग्जाम है, स्टेट जेई या ए, सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए, जैसा कि नाम आपके सामने है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। ताकत मतलब, ताकत मतलब क्या? ताकत मतलब कितना सहन कर सकता है। ठीक है, ताकत का मतलब सिंपल है कि कितना सहन कर सकता है कोई भी मटेरियल। क्या क्या सहन कर सकता है? जी हाँ, बस यही यही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्या सहन कर सकता है। देखिए, अब अगर हम बात करें बॉडीज के बारे में, बॉडीज के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी बॉडीज के बारे में, विच आर मेड अप ऑफ मटेरियल, तो उस पे क्या होंगे? फोर्सेस काम करेंगे। फोर्सेस काम करेंगे, ऑलवेज करते हैं। किसी भी बॉडी पे अगर मैं बैठा हूं, यहां पर इस सीट पे भी बैठा हूं, तो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं। फोर्सेस कौन सा काम कर रहा है मेरे ऊपर? मेरे ऊपर जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स मेरे ऊपर काम कर रहा है, जो कि मुझे लगातार नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, ग्रेविटी फोर्स क्या कर रहा है? लगातार मुझे नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है। यानी यहाँ पर इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पे कोई ना कोई फोर्स हमेशा काम कर रहा है। और जब फोर्स लगता है तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होता है? फोर्स लगने से बॉडीज पे क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, वो सब कुछ हमें यहाँ पर पढ़ना है। जी हाँ, तो हम शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारा कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ। और वो जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा है फोर्स। जी हाँ, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है हमारा। और वो जो कंसेप्ट है हमारा क्या है? फोर्स। जी हाँ, फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फोर्स के बारे में आप लोगों ने स्कूल लेवल पे स्टडी की हुई है सभी ने। ठीक है, स्कूल लेवल पे आप लोगों ने स्टडी की हुई है कि फोर्स क्या होता है। देखिए, सिंपल भाषा में अगर बात करें, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, फोर्स इज नथिंग बट फोर्स इज नथिंग बट simply force is nothing but a simply
पुश और पुल। देखिए आज मैं क्या करूंगा, आप लोगों को जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम कोई टॉपिक आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आज हमारी जो क्लास होगी ये इंट्रो क्लास होगी। एक्चुअली आज हम जानेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ने वाले क्या हैं, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज आपको हम बताएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, क्यों हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जरूरत है, क्यों हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना पड़ रहा है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। देखिए एक तरीका एक तो है कि हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी मात्रा में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर प्रैक्टिकली देखें तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट की, जिसका नाम है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन आप लोगों ने बड़ी सिंपल पढ़ी हुई है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला पुश, किसी भी बॉडी पे लगने वाला पुल क्या होता है, फोर्स कहलाता है। किसी भी बॉडी पे लगाया गया पुश या किसी भी बॉडी पे लगाया गया पुल, यानी किसी बॉडी को अगर मैं धकेलता हूं या किसी भी बॉडी को मैं खींचता हूं तो ये मेरे पास क्या है, ये एक फोर्स कहलाएगा, ये एक फोर्स कहलाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये एक फोर्स कहलाएगा। और फोर्स जो है, देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिए, आपके पास एक ये बॉडी है, ठीक है, कंसीडर दिस बॉडी and this body is lying on a horizontal surface. This body is lying on a horizontal surface and the surface is smooth. Smooth means there is no friction. स्मूथ का मतलब है कि कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। जी हाँ देखिए बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस नहीं है बिल्कुल भी। और आपने क्या किया, आपने इस पे एक पुश लगाया। पुश लगाने का मतलब क्या हुआ, पुश लगाने का सीधा मतलब है कि आपने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपने एक फोर्स इस पे एग्जर्ट किया है। ठीक है, आपने फोर्स एग्जर्ट किया है एंड द बॉडी इज फ्री टू मूव। बॉडी को आपने किसी भी पॉइंट पे फिक्स नहीं किया है, यहां से भी फिक्स नहीं है बॉडी, यहां से भी फिक्स नहीं है, किसी भी पॉइंट से फिक्स नहीं है। और बॉडी क्या है, बॉडी इज फ्री टू मूव, बॉडी इज फ्री टू मूव। तो क्या होगा, जैसे ही फोर्स लगेगा तो बॉडी जो आपकी रेस्ट पे थी वो चला। हेलो प्रकाश, वेलकम टू दिस सेशन। आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट से क्या हो गई, मोशन में आ गई। देखिए आपने बॉडी पे क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, पुश और पुल लगाया, खींच भी सकते हो इसको, ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं कि खींच भी सकते हो। तो ये मेरा पुश है, ये पुल है, दोनों ही केस में क्या होगा, एक फोर्स होगा। आपने फोर्स लगाया तो बॉडी स्मूथ सरफेस पे है, आपके फोर्स लगाते ही बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने मोशन स्टार्ट कर दिया। पहला केस ये है। दूसरा केस क्या हो सकता है, सेकंड केस क्या पॉसिबल है कि मान लीजिए बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही थी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में आपके पास बॉडी आपकी क्या थी, आपकी बार बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही थी विद वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी कैसी थी बॉडी की, वेलोसिटी v है, बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन। तो आपने क्या किया, अब की बार आपने जो फोर्स लगाया है वो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। जी हाँ, अब की बार जो आपने फोर्स लगाया है वो क्या लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। अब अपोजिट डायरेक्शन में लगाने का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे, यानी आपने क्या लगा दिया, एक तरीके से ब्रेक अप्लाई कर दिया है। और ब्रेक जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी जो आपकी मोशन में थी वो पहुंच गई रेस्ट में। बॉडी जो आपकी मोशन में थी वो कहां पहुंच गई, रेस्ट में पहुंच गई। अब नेक्स्ट केस देखिए, दो केस हो गए हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या हुआ, बॉडी जो पहुंची थी वो कहां थे, वो रेस्ट से मोशन में गई थी। सेकंड केस में मेरे पास क्या हुआ,
बॉडी मोशन से रेस्ट में हो गई। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा पॉसिबिलिटी ये है कि बॉडी आपकी मूव कर रही थी, क्या बॉडी आपकी जो है वो मूव कर रही थी, बॉडी आपकी मूव कर रही थी। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या क्या इफेक्ट्स फोर्सेस के बॉडी पर हो सकते हैं। आपकी बॉडी वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी और आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स F4 लगा दिया इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, जो बॉडी पहले आपकी वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी डैश हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, फोर्स का इफेक्ट बॉडी पे क्या हुआ, एक्सेलरेट, कि बॉडी आपकी जो पहले रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में आई थी, अब वो बॉडी आपकी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फोर्सेज के इफेक्ट। फोर्सेज के इफेक्ट बॉडी पे क्या क्या हो सकते हैं, फोर्सेज के इफेक्ट बॉडी पे क्या क्या हो सकते हैं। जी हाँ, अगर यहां पर आपने क्या किया, ये फोर्स यहां पर न लगाकर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो इस केस में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने से बॉडी मोशन में थी, वेलोसिटी भी थी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जाएगी घट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस केस में हम बोलते हैं कि जो बॉडी है वो क्या हो गई है, रिटार्ड हो गई है, यानी यहाँ पर रिटार्डेशन आ गई है, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, इस केस में आप इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखिए और क्या हो सकता है, और अगर हम बात करें, मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी आपका टॉप व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है, टॉप व्यू है, और ये क्या हो रहा था, एक रोड पे जा रही थी सीधी, ये रोड है मेरे पास, इस रोड पे सीधी गाड़ी मूव कर रही थी वी वेलोसिटी से। आपने अगर इस पे, इस साइड से कोई भी फोर्स लगा दिया, तो जो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये जो बॉडी है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो इधर जा रही थी वो किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर से, यानी क्या हो गया यहां पर पांचवा इफेक्ट, पांचवा इफेक्ट जो है वो हो गया डायरेक्शन चेंज। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी की पूरी बॉडी मूव आपकी कर रही है, पूरी की पूरी बॉडी में आपके क्या है, मोशन है। यहां पर क्या इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आया, अभी तक जितना हमने देखा है, क्या इसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया, नहीं जी, यहां पर कोई भी चेंज इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं आया, कोई भी चेंज इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं आया है। जी हाँ, इसीलिए इसीलिए जो फोर्सेस के अभी तक आपने इफेक्ट पढ़े हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इफेक्ट। एक्सटर्नल इफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि यहां पर आपकी बॉडी पे जो है इफेक्ट जो है आप एक्सटर्नली क्लियरली देख पा रहे हैं, एक्सटर्नली क्लियरली देख पा रहे हैं, एक्सटर्नली क्लियरली देख पा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो यहां पर कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी टाइप का, किसी भी तरीके का चेंज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल देव, लास्ट में एक बार मैं समराइज करूंगा डेफिनेटली। अभी तो मैं एक बार एक एक करके समझाता हूं, फिर आपको समराइज भी करूंगा, जैसे जितने भी एक्सटर्नल इफेक्ट हैं इन सभी को अगर मैं समराइज करता हूं। देखिए एक्सटर्नल इफेक्ट में सबसे पहले हमारे पास, हमने कहा रेस्ट से हम चले गए मोशन में, फर्स्ट केस मेरे पास हुआ। सेकंड केस में हमने कहा कि बॉडी जो है हमारी मोशन से चली गई है रेस्ट में। थर्ड केस हमारे पास क्या हुआ कि बॉडी आपकी हो गई एक्सेलरेट। और फोर्थ क्या हुआ मेरे पास, रिटार्डेशन हो गया। एंड फिफ्थ जो इफेक्ट हुआ वो हुआ मेरे पास चेंज इन
डायरेक्शन ऑफ मोशन, change in direction of motion. These all are the external effect of the forces. There is no internal structure change. There is no change in internal structure. ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा मेरे को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट केस हम बात करते हैं। अब की बार जो मेरे पास बॉडी है, मान लीजिए दिस वन इज द बॉडी, ये मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी को मैंने क्या कर दिया, अब की बार मेरे पास जो बॉडी है, मेरे को बॉडी को मैंने यहां से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है एक एंड से। फिक्स करने का मतलब है कि नो फ्री मूवमेंट, बॉडी में किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं आएगी, आप कैसा भी फोर्स लगाएंगे। तो मान लीजिए आपने क्या किया, आपने इस एंड से क्या किया, एक फोर्स एग्जर्ट किया F, आपने फोर्स एग्जर्ट किया F, क्या अब की बार बॉडी मूव करेगी? बिल्कुल भी नहीं मूव करेगी। अब की बार आपकी बॉडी जो है किसी भी तरह की मोशन में नहीं आएगी। अब यहां पर क्या होगा, इस केस में जो आपकी बॉडी है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी बॉडी जो है वो इलोंगेट हो जाएगी, यानी कि उसकी जो लेंथ पहले L थी, ये जो लेंथ L थी, इसमें डेल्टा L का क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी जो मेरी लेंथ L थी वो मेरी चेंज हो गई किस में, L प्लस डेल्टा L में चेंज हो जाएगी। यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में क्या आ गया है, मेरी बॉडी में आ गया है इलोंगेशन। ठीक है, ये मेरी बॉडी में क्या आ गया है, इलोंगेशन आ गया है। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए अब अगर मैं इस डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन है, इसको क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। नाउ आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब क्या होगा, अब इस केस में जैसे ही आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज किया, आपने फोर्स को लगाना स्टार्ट किया कहां पर, अंदर की तरफ। अब की बार क्या होगा, डेफिनेटली आपकी बॉडी अब की बार इलोंगेट नहीं होगी, होगा क्या कि इसकी लेंथ जो पहले क्या थी, L थी, वो क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ में इतनी कमी आ जाएगी डेल्टा L, और जो आपकी लेंथ L थी वो आपकी हो जाएगी L माइनस डेल्टा L। तो ये मेरा सेकंड इफेक्ट हुआ। इसमें मेरे पास क्या हो गया, इसमें जो मेरी बॉडी है उसमें कंप्रेशन आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे हैं, चेंजेस इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, changes in internal structure of body are taking place। इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं इनको हम बोल रहे हैं इंटरनल इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। और इंटरनल इफेक्ट आपको देखने को कब मिलते हैं, जब नॉर्मली आप किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, किसी एंड से फिक्स कर देते हैं, जी हाँ बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, तब आपको ऐसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। या फिर आपके पास कोई रेजिस्टिंग फोर्स आपको देखने को मिलता है, जैसे फ्रिक्शन होता है, तब आपको ऐसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जब बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके पास बॉडी है, बॉडी पे आपने क्या किया, अगर बॉडी पे आपने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स लगाया, ठीक है, आपने बॉडी पे क्या किया, एक फोर्स लगाया, बॉडी पे आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया F। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से जो आपकी बॉडी है क्या हो सकती है, बॉडी की जो शेप है ऐसे जा सकती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, जो मेरी बीम थी, जो मेरे बार थी, जो मेरा मटेरियल था, वो क्या हो गया है, यहां पर थर्ड कंडीशन आ गई मेरे पास, क्या हो गई, बेंडिंग हो गई है।
यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, बेंडिंग हो गया। बेंडिंग होने से भी क्या हो गया, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ गया। नीचे वाली लेयर क्या आ गई, नीचे वाली लेयर आपकी कंप्रेशन में आ गई। ऊपर वाली लेयर किस में आ गई, ऊपर वाली लेयर टेंशन में आ गई। कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, टेंशन मतलब इलोंगेशन। इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज कैसे हुआ, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस थी डेफिनेटली इंक्रीज हुई होगी अगर टेंशन में आया है तो। कंप्रेशन में आया है तो डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल देव, बहुत बढ़िया, बेंडिंग होगा। ये हमारा केस क्या होगा, ये बेंडिंग का केस आएगा। तो टेंशन में हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। कंप्रेशन में हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, इसके बाद एक और केस बनता है। उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में हमारे पास मान लीजिए ये बॉडी है और इसमें हमारे पास क्या है, इस एंड को हमने फिक्स कर देते हैं। एक तरीके से शाफ्ट होगी आपकी। ये हमारे पास क्या हो गया, तो इस केस में हम क्या लगाते हैं, बेसिकली अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफली ही डिस्कस करूंगा कि टॉर्क लगाया है। बॉडी ए से क्या चली गई है, ए से बी में। टॉर्क इज नथिंग बट ए फोर्स, टॉर्क इज नथिंग, टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स। आपने फोर्स इस तरीके से लगाया है, तो दिस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू एक्स। तो ये भी आपका क्या एक तरीके से इफेक्ट ऑफ फोर्स ही है। क्या होगा, जो ए पार्ट, ए बी मेरे पास लेंथ थी, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये जो ए है मेरा ए डैश पे पहुंच जाएगा। ए जो है मेरा ए डैश पे पहुंच जाएगा, और जो मेरी ए बी थी लेंथ वो कैसी हो जाएगी, ए डैश बी में चली जाएगी, ऐसे ए डैश बी में चली जाएगी। तो यहां से भी आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर में है चेंजेस आ रहे हैं। यहां पर मेरा केस कौन सा बन रहा है, यहां पर मेरा केस कौन सा बन रहा है, यहां पर मेरा केस कौन सा बन रहा है, यहां पर मेरा केस 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 बन रहा है, कौन सा, ट्विस्टिंग का। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, अगर इंटरनल इफेक्ट्स की अगर बात की जाए, इंटरनल इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज की अगर बात की जाए, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास इलोंगेशन होगा, सबसे पहले मेरे पास इलोंगेशन होगा। सेकंड मेरे पास क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जी हाँ, सेकंड केस मेरे पास क्या होगा, कंप्रेशन होगा। थर्ड वन मेरे पास होगा बेंडिंग होगा। एंड फोर्थ वन मेरे पास क्या होगा, फोर्थ मेरे पास टॉर्जन या ट्विस्टिंग होगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम देखें, दीज आर दी वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडी। ये अलग अलग इफेक्ट एक बॉडी को आपकी क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज मैकेनिक्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैकेनिक्स। What is mechanics? Mechanics is nothing, basically it is a branch of science or physics which deals with forces and their effects on bodies। जब भी आप बॉडीज के ऊपर फोर्सेज के इफेक्ट को स्टडी करते हैं, वो मेरा कहलाता है मैकेनिक्स। जी हाँ, मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, फोर्सेज के ऊपर फोर्सेज के इफेक्ट की हम स्टडी, फोर्सेज की स्टडी करते हैं, फोर्सेज के इफेक्ट की स्टडी करते हैं। और बेसिकली किस पे करते हैं, किसी भी बॉडी पे, किसी भी टाइप की बॉडी पे, हर तरह की बॉडी पे हम करते हैं। इंटरनल इफेक्ट भी पढ़ते हैं, एक्सटर्नल इफेक्ट भी पढ़ते हैं, सभी आपके किसके अंदर आएंगे, मैकेनिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और हमें पता है कि हमारा जो पदार्थ होता है, यानी हमारा जो मैटर होता है, उसकी मेनली 3 स्टेट हैं। मैं 5 के बारे में बात नहीं करूंगा, मैंने साइड में कर दिया प्लाज्मा को।
मैंने साइड में कर दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर फोकस करना है सिर्फ 3 स्टेट्स पे, जिसमें से एक मेरी सॉलिड होगी, एक मेरी लिक्विड होगी, एक मेरी गैस होगी। अब लिक्विड और गैस को कंबाइनली मैं बोल देता हूं फ्लूइड, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। और एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, any substance that can flow, any substance that can flow is known as fluid, or solid is any substance that can resist shear forces। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बता चुके हैं आप लोगों को ऑलरेडी। जी हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी बता चुके हैं, ऑनलाइन में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब होता क्या है, होता क्या है कि मैकेनिक्स को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, मैकेनिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा मेरा सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स कौन सा होगा? सॉलिड मैकेनिक्स वो होगा जिसमें हम फोर्सेस का इफेक्ट स्टडी करेंगे, किस पे? सॉलिड बॉडीज पे। और जहां पर बात आई फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो वहां पर मैं फोर्सेस का इफेक्ट स्टडी करूंगा किसके ऊपर? फ्लूइड्स के ऊपर। और सभी को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनामिक। दोनों मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स हो चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो, सबको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम बॉडी की रेस्ट पे बात करते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है, आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, कितना भी फोर्स लगाया बॉडी मूव नहीं कर रही है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम स्टैटिक्स की बात करेंगे। बॉडी मोशन में आती है तो 2 पार्ट में बात करते हैं, एक काइनेमेटिक्स में बात करते हैं, एक काइनेटिक्स में बात करते हैं। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन मैं बाद में आप लोगों के साथ डील करूंगा, ठीक है। ये बेसिकली जो काइनेमेटिक्स है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डायनामिक्स। बेसिकली आई कैन से देयर आर ओनली 2 पार्ट, देयर आर ओनली 2 पार्ट, स्टैटिक्स एंड dynamics, but this dynamics is divided into 2 part, kinematics and another is dynamics। ठीक, सॉरी फिर से डायनामिक्स लिख दिया मैंने, ये आपका होगा काइनेटिक्स, ओनली काइनेटिक्स। तो यहां पर हम सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि कौन सा फोर्स काम कर रहा है कौन सा नहीं। काइनेमेटिक्स जो पार्ट है उसमें हमें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि फोर्सेस कौन से काम कर रहे हैं कौन से नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मोशन की स्टडी करनी होती है। जबकि काइनेटिक्स में मेरे पास क्या होता है, हम दोनों चीजें साथ में लेते हैं, मोशन भी स्टडी करते हैं और जिन फोर्सेस के कारण वो मोशन आती है उन फोर्सेस को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो हमारे पास सॉलिड मैकेनिक्स है, सॉलिड मैकेनिक्स को भी पार्ट में बांटा गया होगा। जी हाँ, सॉलिड मैकेनिक्स को भी तो पार्ट में बांटा गया होगा, स्टैटिक्स, डायनामिक्स में, लेकिन उससे पहले भी सॉलिड मैकेनिक्स को इंपॉर्टेंट पार्ट में बांटा गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स यहां पर आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इस पार्ट में मैं फ्लूइड मैकेनिक्स को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा कौन है? सॉलिड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सॉलिड मैकेनिक्स, बात करते हैं सॉलिड्स के बारे में, सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। सॉलिड्स को आप कुल मिलाकर 2 पार्ट में बांट सकते हैं। जितने भी सॉलिड को आप जानते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेरे पास क्या? रिजिड, और दूसरा है मेरे पास क्या? डिफॉर्मेबल। जी हाँ, सॉलिड को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक रिजिड में, एक डिफॉर्मेबल में। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी कौन सी होगी? रिजिड बॉडी वो होगी डज नॉट चेंज, ध्यान रखिएगा डेफिनेशन, डज नॉट चेंज शेप और साइज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। कितना भी फोर्स लगा दीजिए जी बाहर से, हमारे शेप साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, रिजिड बॉडी कहलाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिजिड बॉडी, क्या ऐसी कोई बॉडी है? जी हाँ, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, बट हमने क्या कर दिया, डायमंड की शेप साइज में भी चेंजेस ला दिए।
डायमंड के शेप साइज में भी चेंजेस हम ला चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिजिड बॉडी जो हमारी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हाँ, और रिजिड बॉडी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। कैसी बॉडी होगी? एग्जिस्ट नहीं करती तो आइडियल बॉडी होगी। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो आइडियल बॉडी होगी, और आइडियल बॉडी होगी तो फिर क्या है? आइडियल बॉडी होगी तो फिर क्या होगा? जब भी मेरे सामने रिजिड बॉडी का केस आएगा, मैं सिंपल बोलूंगा क्या? कि मुझे अज्यूम कर लेना है कि बॉडी सॉलिड है। अज्यूम कर लूंगा कि बॉडी रिजिड है नहीं, लेकिन मैं अज्यूम कर लूंगा। कहां पर अज्यूम करेंगे? कहां पर? यहां पर अज्यूम करेंगे। देखो, बॉडी आपकी पे फोर्स लगा है, फोर्स लगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है। क्या है? ओनली मोशन। कोई डिफॉर्मेशन नहीं, ओनली मोशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, हमारी बॉडी कैसी है? रिजिड है। लेकिन क्या होती है? नहीं होती। तो क्या हुआ? बॉडी रिजिड नहीं थी, अज्यूम करी गई है, अज्यूम की गई है। इसीलिए अगर हम रिजिड बॉडी को पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी पे फोर्सेस के इफेक्ट पढ़ेंगे, तो कहलाएगा क्या? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। रिजिड बॉडी पे अगर हम फोर्सेस के इफेक्ट पढ़ेंगे तो कहलाएगा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। यहां पर बॉडी आपके डिफॉर्म नहीं होगी बिल्कुल भी, यानी पहली अजम्पशन इस पार्ट में क्या होगी कि बॉडी आपकी रिजिड है। और ऐसा हम कहां पढ़ते हैं? ऐसा हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं पढ़ते, ऐसा हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो जो बच्चे मेरी वीकेंड की क्लास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ले रहे हैं, वो ये बात बड़े अच्छे से समझते होंगे कि हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अभी तक जो भी हमने डील किया है उसमें हमारा कहीं पर भी बॉडी हमारी क्या है? डिफॉर्म नहीं हुई है। फोर्स लगाने से क्या हुआ है? फोर्स लगाने से बॉडी या तो मोशन में आई है, या रोटेशन में आई है, या रेस्ट पे चली गई है, कुछ भी हुआ है, लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो हम स्टडी करते हैं जनाब, वो हमारी बॉडी कैसी रहती है? रिजिड बॉडी। तो डेफिनेटली एक डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स भी होगी। जहां हम डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, वो मेरी कौन सी होगी? डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। और ये जो मेरी डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स है, ध्यान दीजिए, अब डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स पढ़ने की जरूरत क्या है? डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स पढ़ने की जरूरत क्या है? फोर्सेस के इफेक्ट डिफॉर्मेबल बॉडी पे स्टडी करने की जरूरत क्या है? WHY। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हो गया? वो हो गई डिफॉर्म। आप बैठे हैं चेयर पे, मैं बैठा हूं चेयर पे, मेरे बैठते ही चेयर क्या हो गई? चेयर की टांगे टूट गई। क्यों? क्योंकि हद से ज्यादा डिफॉर्मेशन आ गई। हद से ज्यादा डिफॉर्मेशन क्यों आ गई? क्योंकि हद से ज्यादा ऊपर से वेट लग गया। हद से ज्यादा वेट लग गया मतलब कि ज्यादा वेट का आदमी इसके ऊपर बैठ गया, ये चेयर टूट गई। अगर मुझे पहले पता होता कि इस पे मेरे पास 100 से 150 केजी का आदमी तक बैठेगा, तो मैं चेयर को कैसी बनाता? चेयर को ऐसी बनाता कि वो 100-150 पे डिफॉर्म नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हर एक बॉडी की अलग अलग प्रॉपर्टी है कि वो किसी मतलब सेम फोर्स मैंने लगाया दो बॉडी पे, बॉडी ए है और बॉडी बी है, इस पे मैंने फोर्स सेम लगाया, तो इसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है। इसमें जो डिफॉर्मेशन डेल्टा N1 है, इसमें डिफॉर्मेशन डेल्टा L2 है। तो सेम फोर्स है, सेम मटेरियल है, सेम वॉल्यूम है, सेम लेंथ है, फिर भी हो सकता है आपका डेल्टा L1 डेल्टा L2 से बड़ा हो जाए, डिफॉर्मेशन आ जाए। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक ऐसा मटेरियल यहाँ पर लेकर आऊंगा मेरी चेयर के लिए कि जिसपे आपने इतना फोर्स लगाया तो डिफॉर्मेशन क्या होगा?
नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल होगा, बकलिंग नेग्लिजिबल होगी, और बकलिंग नेग्लिजिबल होगी तो मेरी चेयर अगली बार से 100-150 केजी पे तो नहीं टूटेगी, कम से कम 100-150 पे नहीं टूटेगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं डिजाइन पर्पज के लिए। डिजाइन पर्पज के लिए डिजाइन किस चीज का हो सकता है? आपकी बिल्डिंग का हो सकता है, आपकी मशीन्स का हो सकता है, ठीक है, मशीन्स हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी ब्रिज हो सकता है, कोई भी ब्रिज हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर डिजाइन हमें करनी होती हैं, तो इसीलिए मुझे डिफॉर्मेबल बॉडी पे फोर्सेस के इफेक्ट को स्टडी करना जरूरी है। इसीलिए मैंने इस ब्रांच को बोल दिया डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। और डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स को ही हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स को ही हम बोलते हैं क्या? मैकेनिक्स को ही हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जी हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कुछ नहीं है, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स है। जो बॉडी आपकी डिफॉर्म हो सकती है उन पे फोर्सेस के इफेक्ट को स्टडी करना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। अगर डिफॉर्म होगी नहीं, बॉडी रिजिड हो गई, तो स्ट्रेंथ पता करके हमें क्या करना है, क्या फायदा होगा? फायदा तभी है ना स्ट्रेंथ चेक करने का, जब बॉडी डिफॉर्म होगी तब मुझे पता चलेगा ये कितना लोड सहन कर सकती है। जब आपके सामने एक ऐसा पहलवान खड़ा है, आपको पता है कि हारना ही है, उसके सामने तो आप वैसे भी घुटने टेक दोगे। वहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी चेक करोगे, मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। वहां तो आप क्या हो, बाय टाटा खत्म, ठीक है। लेकिन कहा, जहां पर आपको लगे कि हाँ थोड़ी टक्कर है, जहां पर डिफॉर्मेबल, जहां जीतने के चाहे डिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। कहने का मतलब बॉडी कैन नॉट बी एज्यूम्ड टू बी रिजिड। बॉडी को हम यहां पर सिर्फ रिजिड नहीं मान सकते। अगर रिजिड मान लिया तो क्या हो जाएगा? रिजिड मान लिया तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बचेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगी, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को बचाना है तो बॉडी को डिफॉर्मेबल तो मानना पड़ेगा, वरना डिजाइन करने का कोई मतलब ही नहीं बचा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे बॉडी को क्या करना पड़ेगा? रिजिड तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन अजम्पशन बहुत सारी मानेंगे, बहुत सारी अजम्पशन आएंगी। डिफॉर्मेबल बॉडी जो होती है देव, डिफॉर्मेबल बॉडी है तभी हमें डिजाइन की जरूरत पड़ रही है। आप देखिए, मान लीजिए रिजिड बॉडी है, अगर रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी को तो आप ना तोड़ सकते हो, ना मरोड़ सकते हो, ना फोड़ सकते हो, तो वो डिफॉर्म होगी नहीं। अब आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, कुर्सी बनानी है, मेज बनानी है, अगर बॉडी आपकी रिजिड है तो आप बना दो, सारा मटेरियल आपके पास रिजिड है। आपको क्या फर्क पड़ता है कि उस पे 100 केजी का आदमी बैठे, 150 का बैठे, 500 का बैठे, 1000 का बैठे, बॉडी रिजिड है। रिजिड का मतलब कितना भी फोर्स लगाओ बॉडी टूटेगी नहीं। तो वहां पर हमारे पास क्या हो गया? डिजाइन पर्पज खत्म, डिजाइन की जरूरत नहीं है, मटेरियल है मेरे पास रिजिड, बना दो भाई फटाफट। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, बैटरी लो हो गई है, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। भाई बॉडी डिफॉर्मेबल होगी, डिफॉर्मेबल होगी तो इसका मतलब क्या है? कोई आदमी बैठेगा, टूट भी सकती है। अब टूटने को, कुर्सी प्लास्टिक की है तो 100 केजी पे, 80 केजी पे भी टूट जाएगी। लोहे की तो हो सकती है कि 200 केजी, 300 केजी पे भी ना टूटे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि चेयर डिजाइन मुझे क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि मटेरियल डिफॉर्म है। तो मटेरियल को आप रिजिड तो नहीं मान सकते, क्योंकि हमने स्पेशल नाम दे दिया इसको, क्या? डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। और वहां पर मेरा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में चला गया, वो एक अलग सेक्शन चला गया। वहां पर हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, डिफॉर्मेशन के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। वहां हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? वहां हम स्टडी करेंगे मोशन के बारे में, मोशन के बारे में। जी हाँ, मोशन के बारे में, कि मोशन में इधर जाएगी, उधर जाएगी, किधर जाएगी।
या फिर हमारा जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, उसमें जो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स है ना, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होगा, फोर्स लगेगा, तो हम ये देखना चाहेंगे कि बॉडी मेरी किधर जाएगी, इधर जाएगी या उधर जाएगी, फोर्स लगाने से इधर जाएगी या उधर जाएगी। दो फोर्स लगा दिए F1 F2, इधर जाएगी या उधर जाएगी, किधर जाएगी। लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में हम क्या करेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में हमारे पास क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया तो हम डिफॉर्मेशन चेक करेंगे। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्या सर जी अगर रिजिड बॉडी की तो हम स्टडी कर रहे हैं, क्या रिजिड बॉडी में तो हम ठीक है मान लेते हैं मोशन स्टडी कर रहे हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी में तो हम डिफॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी में हम डिफॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं, तो क्या मैं डिफॉर्मेबल बॉडी में मोशन स्टडी नहीं कर सकता, क्या मैं डिफॉर्मेबल बॉडी में मोशन को स्टडी नहीं कर सकता, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं भाई, क्यों नहीं कर सकता हूं। बॉडी को फिक्स मत कीजिए, बॉडी डिफॉर्मेबल है, बॉडी डिफॉर्मेबल है, लेकिन आप इसको फिक्स मत कीजिए, सरफेस पे रखिए, फोर्स लगाइए, फोर्स लगाइए, जो आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी है वो कैसे बिहेव करेगी, बिहेव एज रिजिड। क्यों, क्योंकि रिजिड बॉडी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आना, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आना, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आना। रिजिड बॉडी का सीधा मतलब है डिफॉर्मेबल बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होंगे। अब यहां पर भी चेंज होंगे, लेकिन हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा कि मैंने डिफॉर्मेबल बॉडी को रिजिड अज्यूम कर लिया है। जहां बात मोशन की आएगी, जहां बात मोशन की आएगी, मोशन की आएगी, मोशन की आएगी, मुझे पता है रिजिड बॉडी तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो हमारे डिफॉर्मेबल बॉडी को हम क्या मान लेंगे, रिजिड मान लेंगे। और जहां डिफॉर्मेशन की बात आई तो वहां तो हम बॉडी को रिजिड अज्यूम कर ही नहीं सकते। और इसके अलावा आइडियल केसेस आपके पास बहुत सारे आएंगे, हुक्स लॉ आएगा, विद इन इलास्टिक लिमिट आएगा, बहुत सी चीजें हैं जो आइडियल लेकर हम चलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो केस एक्चुअल में नहीं होता है, वो केस एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें अज्यूम करना पड़ता है। आई होप यहां तक सारा का सारा फंडा क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बोल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बोल दीजिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो तुरंत बोलिए कमेंट सेक्शन में, आप बोल दीजिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, कि हम सिलेबस क्या डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है हमारा, सिलेबस क्या रहने वाला है। जी हाँ, सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस में देखो हमारे पास बड़ा सिंपल है, सिंपल सा सिलेबस है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोड, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। जी हाँ, फिर हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। फिर हम बात करने वाले हैं, नहीं देव, जैसे रिजिड बॉडी मैंने क्या कहा, जहां पर सिर्फ मोशन की बात आएगी वहां पर मैं बॉडी को रिजिड लेके चल सकता हूं, जहां पर डिफॉर्मेशन की बात आ गई वहां पर आप बिल्कुल भी रिजिड नहीं मानेंगे, यानी सोम के अंदर आप बॉडी को रिजिड मान ही नहीं सकते। सोम के अंदर बॉडी आपकी रिजिड बिल्कुल भी नहीं हो सकती, सोम के अंदर बॉडी रिजिड नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका सब्जेक्ट है, उसमें बॉडी रिजिड हो सकती है, और वहां पर जो एनालिसिस होगा, कहने का मतलब क्या होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कोई भी एनालिसिस होगा, कोई भी एनालिसिस होगा तो बॉडी आपकी रिजिड मानी जाएगी, चाहे वो डिफॉर्मेबल हो। सोम के अंदर जो एनालिसिस होगा तो बॉडी आपकी हमेशा कैसी रहेगी, डिफॉर्मेबल रहेगी, रिजिड नहीं रहेगी, रिजिड नहीं रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
फिफ्थ टॉपिक हमारे पास रहेगा जो है शियर स्ट्रेसेस इन बीम, शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। नेक्स्ट मेरे पास क्या रहेगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड्स एंड मोमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। फिर हमारे पास आता है टोर्जन, फिर मेरे पास आता है एसएफडी एंड बीएमडी। इसके बाद मेरे पास आता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। ये आपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के नाम से भी चैप्टर पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के नाम से भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा। इसके बाद आपके थिन एंड थिक सिलेंडर्स रहते हैं। इसके बाद आपका कॉलम रहता है इसमें, ठीक है, कॉलम रहता है। और इसके बाद आपके जैसे थ्योरीज ऑफ फेलियर इसमें रहती है। उसके बाद आपका स्प्रिंग का चैप्टर रहेगा। तो ये कुछ एक टॉपिक हैं, बाकी इसमें मैक्सिमम मेरे ख्याल से टॉपिक सब आ चुके हैं। कोई टॉपिक बचा होगा तो हम देख लेंगे, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली ये टॉपिक हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कोई टॉपिक अगर रह गया तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो कवर नहीं होगा, कवर सारा होगा, ठीक है। हो सकता है मैंने अभी कोई नाम बीच में मिस कर दिया हो, कोई लिखा ना हो। तो हाँ, एक डिफ्लेक्शन ऑफ बीम हो गया आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। और साथ में हम डिस्कस करेंगे ट्रसेस, ट्रसेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलम आपका कॉलम में आ गया ये पांडे, प्रकाश पांडे। आपकी अगर हम बात करें इसमें जैसे जैसे आपका कॉलम एंड स्ट्रट्स दोनों इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है, कॉलम एंड स्ट्रट्स दोनों आपका इसी में आ जाएगा प्रकाश, ठीक है। तो ये हमारा लगभग सिलेबस है, ये हमारा लगभग सिलेबस है। 15 चैप्टर हो गए, कुछ एक हमने कंबाइन कर दिए हैं, थिन एंड थिक सिलेंडर। तो कुल मिला के 17 से 18 आपके चैप्टर बनते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। कल से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, कल से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। आई होप कि आज के लेक्चर में आप लोगों को सब कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, सब कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। और जैसा ऑफलाइन में आप एंजॉय करते हैं ऐसा ही ऑनलाइन में भी आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा इंटरेक्शन वो थोड़ा लेट हो जाता है, बट स्टिल आई होप एवरीथिंग यू आर गेटिंग। और चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कल से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स। एंड कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं सभी से, ओके, चलिए।